हेलो एवरीबॉडी, एक बार जरा चेक कर लेते हैं हम लाइव है कि नहीं और फिर हम हमारा सेशन शुरू करते हैं। 2 मिनट दीजिए, एक बार लाइव है कि नहीं जरा चेक करने दीजिए। आवाज ठीक आ रही है? रुको जरा, 2 मिनट। Yeah, so I'm live and I hope that is proper. So now we are good to go. We are good to go. We can start with this. 90 मिनट का सेशन होने वाला है। रुको, 90 मिनट्स का सेशन होने वाला है और हम इस 90 मिनट्स को एकदम धमाकेदार रिवाइज करवाने वाले सो दैट आप कल अपनी पढ़ाई अच्छे से और कर पाओ। देखिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से शुरू करते हैं जी। लेक्चर को हम शुरू करते हैं यहाँ पे। और सबसे पहली बात, आपको बस ध्यान से सुनना है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो बात अलग है, ध्यान से सुनते जाइएगा। ओके, एकदम। चलो हम यहां पर शुरू करते हैं कौन से चैप्टर से, तो देखते हैं। चलो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट से। चलो थोड़ा अलग अलग तरीके से, ऐसा जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। देखना, ये चैप्टर में 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये चैप्टर में 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको बता देता हूं, सुनते जाना। ओके, एक आप जहां पे आप बोलोगे जॉइंट कॉस्ट को आपको अपोर्शन करना होगा, ये वाला क्वेश्चन। और एक रहेगा फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। देखना, अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसका 15 मिनट का रिवीजन होगा। 15 मिनट्स में एक एक चैप्टर खत्म करेंगे, जरा ध्यान से सुनते जाना जी। एमसीक्यूज जनरली उसी के बनते हैं प्रैक्टिकल के, तो नो नीड टू वरी, अभी बस इस पे ध्यान दो। देखो, अब जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है आपका स्लाइटली ऑन द राइट हैंड साइड, फिर यहां से 2 पार्ट्स करने हैं। अगर 2 प्रोडक्ट है, 4 है तो 4 पार्ट्स कर देना, जितने भी प्रोडक्ट है। ओके, और इस पॉइंट को बोला जाएगा आपका स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ध्यान से सुनते जाना। और इसके ऊपर जो भी खर्चा किया, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या ओवरहेड्स, कभी कभी ये दोनों को मिला के एक वर्ड बोला जाएगा कन्वर्जन कॉस्ट, मटेरियल के बाद। तो ये जो भी सारा खर्चा ये इधर लिख देना, और इस कॉस्ट को हम बोल देंगे जॉइंट कॉस्ट, जो भी हमारा आया है। ओके, अगर मान लो कभी भी अमाउंट का डेटा है तो आप इधर लिख देना, मैं समझाते जाता हूँ, शॉर्टकट में सुनते जाना। और कभी भी क्वांटिटी का डेटा है तो इधर लिख देना। कभी कभी ऐसा दिया जाएगा कि यूनिट्स आपके 100 है, इसमें से 10% लॉस हो जाएगा, मतलब 90 का आउटपुट एक्सपेक्टेड है, ऐसा कुछ। तो ये जो भी है ये इधर लिख देना अगर यूनिट्स का डेटा है तो। टन। अच्छा सर, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, मान लो प्रोडक्ट ए बनता है, प्रोडक्ट बी बनता है, एकदम ध्यान से सुनते जाना। मोनेटाइजेशन हटवाओ। अरे यार, मोनेटाइजेशन हटवाओ, रुको यार 1 मिनट। नवीन सर रुको 1 ही मिनट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। एक और बात, सब्सक्राइबर 29,400 दिख रहा है, तो थोड़ा 30,000 तक आप पहुंचा सकते हो। मतलब जितने लोग लाइव देख रहे हैं, यू कैन सब्सक्राइब सो दैट अपडेट आते रहेंगे। अब चलो, अभी हम इधर ध्यान से सुनेंगे, जरा ध्यान से देखना ये। अच्छा, जो ये भी अपना प्रोडक्ट बनेगा, अपने को 15 मिनट में रिवाइज करना है यार, 5 मिनट तो इसमें चले गए। इधर जो भी क्वांटिटी रहेगी ना, इनटू सेलिंग प्राइस कर देना, तो इधर क्या आ जाएगा, सेल्स। और ये क्या रहेगा, सेल्स एट एसओपी रहेगा। सेल्स एट एसओपी बोले तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अच्छा, इसमें एक चीज कैच है सर, क्या है, कभी कभी ना क्वेश्चन में 2 डेटा दिया रहेगा। एक दिया रहेगा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड का, एक दिया रहेगा क्वांटिटी सोल्ड का। तो इधर कौन सी क्वांटिटी आएगी पता है आपको? हमेशा याद रखना, इधर हमेशा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड आएगी, ये आपको ध्यान देना है हमेशा डायग्राम में। बिकॉज आपका जो जॉइंट कॉस्ट इनकर होता है वो गुड्स बनाने के लिए होता है, तो वो प्रोड्यूस वाली क्वांटिटी लिखनी है। फिर इसको अगर हम फर्दर प्रोसेस करेंगे तो ये फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा, इसको हम लोग बोल देंगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ओके, और फर्दर प्रोसेस करने के बाद वापस इधर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इनटू सेलिंग प्राइस, और इधर आ जाएगा आपका सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये दिमाग में बिठा लो, ये एकदम दिमाग में फॉर्मेट बिठा लो, फिर हम आगे देखते हैं जी। ये वाला फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। देखो इतना, ये जितना लिखा है, एनी क्वेश्चन सेम बी के लिए भी हो सकता है, इतना फॉर्मेट दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हाँ सर, इतना फॉर्मेट दिमाग में बैठने के बाद अब देखना हमें क्या क्या करना है। अब हमें क्या करना है, जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना है। अच्छा, अब जब भी जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करोगे ना, तो सबसे पहले खुद से पूछो, क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन दी गई है? सुनना, क्या प्रॉफिट इन्फो गिवन, प्रॉफिट इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट? ये आप खुद से पूछिए।
अच्छा मान लो इसके दो आंसर्स आते हैं, अगर मान लो इसके दो आंसर्स आते हैं यस, अगर कभी भी आपको आंसर आता है यस प्रॉफिट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, रिवर्स कॉस्ट शीट बनानी है। रिवर्स कॉस्ट शीट मतलब आप जॉइंट कॉस्ट लिख दीजिए, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लिख दीजिए, अगर सेलिंग एक्सपेंस है तो वो लिख दीजिए, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एंड सेल्स ये लिख दीजिए। ओके, अब इसके अंदर आपको सब कुछ पता होगा एक्सेप्ट योर जॉइंट कॉस्ट, तो प्रिपेयर रिवर्स स्टेटमेंट और ये फिलअप कर देना। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया हो, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया, 15 मिनट का टारगेट है इसको खत्म करने का। ओके, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो मेथड्स है, पहला क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा पहला मेथड क्या फॉलो होगा, सेल्स वैल्यू एट एसओपी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सेल्स वैल्यू एट एसओपी। इट मींस आपका जो इधर का जॉइंट कॉस्ट है वो कौन सी रेशियो में जाएगा, देखो ये वाला जॉइंट कॉस्ट आपका सेल्स वैल्यू एट एसओपी के रेशियो में जाएगा। जी बिल्कुल, ये वाले रेशियो में। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और मेथड मेंशन नहीं है और सेल्स वैल्यू भी अवेलेबल नहीं है, सेल्स वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा फिर, एनआरवी मेथड विच इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। इट मींस अगर आप फर्दर प्रोसेस 20,000 में फिर फर्दर प्रोसेस करके 1 लाख रुपए में बेचते हो, मतलब आपको इधर कितना रियलाइज हो रहा है, तो आपको यहाँ पे कितना रियलाइज हो रहा है, 80,000। 1 लाख माइनस 20,000 आपको 80,000 रियलाइज हो रहा है। और एनआरवी कैसे आएगी, जो आपका सेल्स रहेगा ना फाइनल वाला, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट करोगे, एनआरवी आ जाएगी। ठीक है, थर्ड मेथड सामने से बोला है फिजिकल मेजर। फिजिकल मेजर मतलब आप जॉइंट कॉस्ट को किस रेशियो में लेके जाओगे, यूनिट्स के। इट मींस आपका जो जॉइंट कॉस्ट है वो कौन से रेशियो में चले जाएगा जी, यूनिट्स के। देखो चलो एक एक करके हम रिवाइज करेंगे ये वाला। देन सर फोर्थ वाला अगर मैं कंसेप्ट बता दूं, 10-10 15-15 मिनट में रिवाइज करवाना है, देखना तो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। देन यहाँ पे फोर्थ वाला होगा वो रहेगा आपका ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। ये एग्जाम में आने के चांसेस है, जरा देख लेना ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में देखो क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूं। आपका जो भी जॉइंट कॉस्ट है ना, इसके दो पार्ट दिए रहेंगे। जो भी जॉइंट कॉस्ट है इसके दो पार्ट क्वेश्चन में दे दिए रहेंगे, एक तो वेरिएबल कॉस्ट दिया रहेगा और एक तो फिक्स कॉस्ट दिया रहेगा। तो ये वाले मेथड में क्या करना होता है, ये वाले मेथड में जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है ना, उसको पहले यूनिट्स के रेशियो में लेके जाओ, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो इस सबका वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट हर एक का। फिर इस सेल्स वैल्यू दी रहेगी, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटा देना, कॉन्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। और जो आपका फिक्स कॉस्ट है वो कंट्रीब्यूशन रेशियो में लेके जाना, कंट्रीब्यूशन के रेशियो में लेके जाना। ध्यान से इलस्ट्रेशन नंबर 3 है मॉड्यूल का, जरा एक बार देख लेना। इसमें आपको पहले वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट्स के रेशियो में लेके जाना है। प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट आ गया, प्रोडक्ट के सेल्स में से प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट हटा दो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन के रेशियो में फिक्स कॉस्ट को लेके जाना। देन देयर इज वन मोर मेथड, नॉट दैट पॉपुलर बट या मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन नहीं, कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन। नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेजेस एनआरवी मेथड। इसमें बस बताओ क्या करना है, ये वाला फॉर्मेट बना देना और ये वाला फॉर्मेट बना के सबसे पहले टोटल कॉलम फिलअप करना, टोटल, और कंपनी का प्रॉफिट ढूंढना। ये बस बता रहा हूं, नहीं समझा तो दैट इज कंप्लीटली ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया। पहले टोटल कॉलम फिलअप कर दो, टोटल प्रॉफिट कंपनी का आ गया, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, तो कंपनी का मार्जिन आ जाएगा। एंड कांस्टेंट हर एक प्रोडक्ट के लिए रिवर्स जाओ फिर, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज पता चल गया, देन यू विल गो रिवर्स। ओके, आई होप दिस इज समथिंग दैट इज क्लियर जितना भी बोला है अभी। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन की, तो इसके दो पार्ट्स है फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन के लिए। एक मेथड नंबर 1 इंक्रीमेंटल अप्रोच, ये बेस्ट है। मेथड नंबर 1 इंक्रीमेंटल अप्रोच मतलब देखो क्या है, समझना। यहाँ पे आप लिख दोगे सेल्स एट, चलो या तो एक ही मेथड बता देता हूँ इधर, बेस्ट है, सो दैट या देयर आर टू मेथड्स, यू कैन गेट प्रॉफिट एट बोथ। बट देखो यहाँ पे सबसे पहले आप ऐसा बोलोगे, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेस करके बेचने पे कितना रुपया मिलता है। आप एसओपी पे बेचोगे तो कितना रुपया मिलेगा, सेल्स एट एसओपी। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा मालूम है, एक्स्ट्रा सेल्स, इंक्रीमेंटल सेल्स भी बोलते हैं इसको। और ये कमाने के लिए आपका एक्स्ट्रा खर्चा क्या हो रहा है, विच इज एक्स्ट्रा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। और अगर आप ये डिफरेंस निकाल लोगे, दैट इज दिस, तो आपको यहाँ पे आंसर अगर पॉजिटिव है या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा या तो नेगेटिव आएगा, मतलब लॉस है। अगर प्रॉफिट है मतलब फर्दर प्रोसेस करो, और लॉस है मतलब एसओपी पे बेचो। क्या आपको ये क्लियर हो गया? देखिए, ये अगर आपको देखना है, ये चैप्टर का छोटा सा रिवीजन है जो हमने 10 मिनट में कराया, हम ऐसे बोलेंगे। स्क्रीनशॉट लेने दो जी, बिल्कुल। तो ये पहला पार्ट है, विच यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, दीज आर द मेथड्स एंड दीज आर द अप्रोचेस। जी, इंक्रीमेंटल या तो एक्स्ट्रा बोल सकते हो। दूसरा स्क्रीनशॉट, दूसरे स्क्रीनशॉट में देखो ये हो जाएगा, डन। ठीक है, आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड। चलो डन। तो सर 10 मिनट में एक चैप्टर खत्म हो गया, 10 मिनट के अंदर। ये चैप्टर भी एंडेड इन 10 मिनट्स, ठीक है।
एक रैपिड रिवीजन करवा दिया, अभी दूसरा चैप्टर। चलो दूसरा चैप्टर कौन सा चैप्टर करें अगर सोचना जाए तो, चलो अभी हम करते हैं बजटरी कंट्रोल। अभी हम करते हैं बजटरी कंट्रोल, जरा देखना बजट्स, बजटरी कंट्रोल। अच्छा तो सर ये चैप्टर के कितने पार्ट है? तो सर बजटरी कंट्रोल के ना टोटल 4 पार्ट है, जरा समझना। बजटरी कंट्रोल के टोटल 4 पार्ट है। आप एक बोलोगे फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स एंड फ्लेक्सिबल बजट, फिर आप बोलोगे एक फंक्शनल बजट, फिर आप एक बोलोगे मास्टर बजट, एक बोलोगे मास्टर बजट, और एक बोलोगे आप कंट्रोल रेशियोज, कंट्रोल रेशियोज करके। ठीक है, चलो नाउ एक एक करके जी, पहले ये कर लेते हैं, बाद में स्टैंडर्ड भी देखते हैं। ठीक है, बाद में स्टैंडर्ड भी देखते हैं। अभी नाउ अगर मैं फ्लेक्सिबल बजट की बात करूं, फ्लेक्सिबल बजट की, तो इसमें याद रखना सबसे पहला वर्किंग नोट ये बनेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अच्छा जब आप ये वर्किंग नोट बनाओगे, इस वर्किंग नोट में क्या करने का, देखो जितना भी कंपनी का खर्चा है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करने का, 1 2 3। एक रहेगा आपका फिक्स कॉस्ट, एक रहेगा आपका वेरिएबल कॉस्ट, और एक रहेगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर हम पहचानेंगे कैसे? सर हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कॉस्ट फिक्स है? तो जरा ये बात समझो कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई, यू कैन लाइक द वीडियो गाइज इफ यू आर देयर लाइव। ओके, तो नाउ समझना सर आपको ये कल से पता चलेगा कि फिक्स कॉस्ट कौन सा है। तो देखो अगर आप 80% पे काम कर रहे हो फिर भी 1000 रुपये का खर्चा हो रहा है, आप 90% पे काम कर रहे हो फिर भी 1000 रुपये का खर्चा हो रहा है, मतलब ये कॉस्ट फिक्स है सर। नो मैटर एट व्हाट कैपेसिटी यू वर्क, मतलब ये कॉस्ट टोटल में सेम रहेगा। ठीक है, वो आपका फिक्स कॉस्ट हो गया। सर वेरिएबल कॉस्ट कैसे पता चलेगा? सर 80% पे, मतलब आप जब 80 यूनिट्स बनाते हो लेटेस्ट से तो आपका खर्चा 800 का होता है, आप 90 यूनिट्स बनाते हो तो आपका खर्चा 900 का होता है। तो एक यूनिट का कितना, ये कॉस्ट है 800 रुपये डिवाइड बाई 80, 800 रुपये का खर्चा डिवाइड बाई 80, CPU 10 आ गया, 900 रुपया डिवाइड बाई 90, यहाँ पे CPU 10। मतलब अगर आपका पर यूनिट में कांस्टेंट दिख रहा है कोई कॉस्ट, बचे हुए का पर यूनिट निकालो, अगर वो कांस्टेंट दिख रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। डन। अच्छा सर ये तो पता चल गया जो टोटल में सेम है वो फिक्स बोल दो, और बचे हुए का पर यूनिट निकालो, जो पर यूनिट में सेम है उसको वेरिएबल बोल दो। नाउ ये जो सेमी वेरिएबल बचा हुआ, रिमेनिंग कॉस्ट विल बी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। रिमेनिंग मतलब जो ना ही टोटल में सेम है ना ही पर यूनिट में सेम है। इसके लिए एक वर्किंग बनाने का, इसके लिए ऐसा एक वर्किंग बना देने का, जरा देखना कैसा बोलने का। अगर आप 100 यूनिट्स बनाते हो तो इस पर टोटल खर्चा कितना होता है, और आप 200 या तो लेटर से 150 यूनिट्स बनाते हो तो कितना खर्चा होता है, ये यूनिट्स है। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, जरा ध्यान देना। फिर इसमें ऐसा बोलने का, अगर 100 यूनिट्स पे 500 का खर्चा हो रहा है, और इधर 600 का खर्चा हो रहा है, तो व्हाट डज दैट इंडिकेट? देखना एक फॉर्मूला लगाने का, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक फॉर्मूला लगाने का जिसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इट मींस अगर आपने अपनी क्वांटिटी कितने से बढ़ा दी, चेंज इन क्वांटिटी, अपनी क्वांटिटी 50 से बढ़ा दी, इन दैट केस योर चेंज इन कॉस्ट इज इक्वल टू 100। सो मुझे बताओ ऐसा कौन सा कॉस्ट है जो यूनिट्स के बढ़ने से बढ़ता है? देखो आपको पहले से थोड़ा बहुत आना चाहिए जी, बिल्कुल। तो चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। आई विल से 100 रुपीज़ का खर्चा हुआ जब मैंने 50 यूनिट ज़्यादा बनाया, मतलब एक यूनिट के लिए 2 रुपीज़ हुआ। फिर इधर आके लिख देने का वेरिएबल कॉस्ट कितना रुपये, एक यूनिट का 2 रुपया। अगर एक यूनिट का 2 रुपीज़ है तो 100 यूनिट्स का कितना हो जाएगा, 200। एक यूनिट का 2 रुपीज़ है तो 150 का कितना हो जाएगा, दैट विल बी 300। ओके, एंड योर रिमेनिंग कॉस्ट विल बी फिक्स कॉस्ट, योर रिमेनिंग कॉस्ट विल बी फिक्स कॉस्ट। तो जो बैलेंसिंग फिगर बचता है ना, वो इधर 300 रुपया बचता है, दैट इज फिक्स कॉस्ट। डन। और ये बनने के बाद ये सबसे पहले आपका वर्किंग नोट बनेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। डन सर, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट वाला वर्किंग नोट बनने के बाद सेकंड में आपको बनाना है आपका बजट, जिस कैपेसिटी के लिए बुला रहेगा। शायद ऐसा बुला रहेगा कि ये बताओ अगर 200 यूनिट्स बनेंगे तो क्या बजट, कितना खर्चा होगा, सारी चीज़ें, प्रॉफिट वगैरह, जहां तक हो सके। अगर क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल है, वैसे नॉट नेसेसरी, बहुत बार तो बोला ही जाता है कि बजट किस बेसिस पे बताओ, मार्जिनल कॉस्ट बेसिस पे, ऐसा बोला जाता है, मार्जिनल कॉस्ट बेसिस। इस बेसिस पे आपको बजट बनाने बोला जाता है, तो ये फॉर्मेट रखना, अदरवाइज आप कोई भी रखो फॉर्मेट चलेगा। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट आएगा। ओके, अब इसमें कैसा है ना, देखो सेल्स तो आ जाएगा, देखो इसमें ऐसा है कि इसमें तो लिस्ट रहेगी। देखो सेल्स तो आप लिख दोगे कि जो भी सेलिंग प्राइस है इनटू क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में कॉस्ट रहेगा ना, जैसे कि मटेरियल होगा, जैसे कि मान लो लेबर होगा, तो जो भी आपका कॉस्ट है ना वेरिएबल कॉस्ट, जैसे पर यूनिट का कॉस्ट, उसमें प्लस
परसेंटेजेस जो भी इंक्रीज होने वाला है या तो डिक्रीज होने वाला है, प्लस या माइनस जो भी, मतलब पहले 10 रुपीज था लेकिन अभी 10% से बढ़ जाएगा या 5% से बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कितने यूनिट्स के लिए बजट बन रहा है, मल्टीप्लाइड बाय कितने यूनिट्स के लिए बजट बन रहा है। देखो ये पर यूनिट किधर किधर से आएगा, ये पर यूनिट इधर से आएगा और ये इधर से आएगा, एक तो वेरिएबल के अंदर और सेमी वेरिएबल के अंदर भी जो वेरिएबल दिख रहा है वहां से आ जाएगा बिल्कुल। और ये होने के बाद आपका सेल्स वैल्यू, उसमें से आप अगर ये कट कर दोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी टोटल में ही होगा। सर ये टोटल में कहाँ से आएगा, तो जरा देखो ये टोटल में यहाँ से आएगा, इधर में टोटल में होगा एक, और एक इधर ये टोटल जो आपने निकाला 300 ये वाला, ये जो भी टोटल में होगा ना बस इसमें परसेंटेजेस करना है, क्वांटिटी करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी टोटल में है, इधर एक आंसर आ जाएगा, एंड देन यू विल गेट प्रॉफिट, एंड देन यू विल गेट प्रॉफिट। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको सेल्स नहीं दिया रहेगा, परसेंटेजेस दिए रहेंगे, तो आपको फॉर्मेट ऐसा बनाना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट एंड देन सेल्स, ऐसा बनाना पड़ेगा। कभी कभी सेल्स नहीं दिया होगा एंड ऐसा बोला रहेगा क्वेश्चन में, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स वैल्यू, 20% ऑन सेल्स वैल्यू, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स वैल्यू। इस हिसाब से ये वाला आंसर निकलेगा, क्वेश्चन मार्क ये आंसर निकल जाएगा। बताओ आपको स्क्रीनशॉट लेने का फॉर्मूला टाइम मिलेगा, बट आप समझ पा रहे हो मैंने अभी तक आपको क्या समझा दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में फ्लेक्सिबल बजट समझा दिया लिख लिख के। आई होप ध्यान से आप सुन रहे हो। 16 मिनट 6 मिनट हो गए इसको समझा के। ओके नाउ वी आर डन विथ व्हाट, फ्लेक्सिबल बजट। अभी हम आते हैं फंक्शनल बजट पे, फंक्शनल बजट पे, जरा देखना। नाउ वी आर कमिंग टू फंक्शनल बजट, जरा ध्यान से सुनना। फंक्शनल बजट, अच्छा नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट फंक्शनल बजट, जरा ध्यान से सुनना। फंक्शनल बजट सबसे पहले फंक्शनल बजट में देखो इसका सिनारियो क्या होता है। जितने भी यूनिट्स आपको बेचने हैं, तो बेचने के लिए क्या करने पड़ेंगे, प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस करने के रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी और लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपका मेन कौन सा बजट बनेगा, एक तो प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल बजट एंड लेबर बजट, ये वाला बजट आपका इसके अंदर बनेगा। ओके तो चलो सबसे पहले मैं प्रोडक्शन बजट की बात करता हूँ, हाउ यू गोना सॉल्व दिस। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा आपका प्रोडक्शन बजट, सुनिएगा इसमें आपका आ जाएगा प्रोडक्शन बजट। नाउ व्हेन आई से दिस प्रोडक्शन बजट, क्या इसका भी कुछ फॉर्मेट है? जी बिल्कुल, इसका फॉर्मेट है क्वांटिटी सोल्ड, कितने यूनिट्स बेचने वाले हो, ये क्रेडिट साइड पे आ गया, प्लस और कितने यूनिट्स क्लोजिंग में रखने हैं, विच इज क्लोजिंग फिनिश गुड्स, और लेस इसमें से आप क्या कर दोगे, ओपनिंग फिनिश गुड्स। तो आपको क्या मिल जाएगा, क्वांटिटी प्रोड्यूस मिल जाएगा जी। तो क्वांटिटी क्या मिल जाएगा आपको, प्रोड्यूस्ड मिल जाएगा। सो दिस इज गोना बी योर फॉर्मेट, क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग लेस ओपनिंग, यू विल गेट क्वांटिटी प्रोड्यूस, ये आपका प्रोडक्शन बजट। अब सर ये जो भी आपको यूनिट्स बनाने का है, ये यूनिट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए रहेगा। तो देखना प्रोडक्शन बजट हो गया, अब यहाँ से एक रॉ मटेरियल बजट आएगा, दैट इज रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड परचेज बजट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड परचेज बजट। जरा सुनिएगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड परचेज बजट। अच्छा व्हेन आई से रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड परचेज बजट, इसमें क्या होगा, कैसे होगा, जरा समझना, रुको जरा जी। सो रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड परचेज बजट कैसे होगा, आई होप दैट इज क्लियर। इसके अंदर ऐसा होगा कि जितने भी आप गुड्स बना रहे हो, देखो रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड, आपको कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना है, तो रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड की अगर मैं बात करूँ तो ये कैसा आएगा मालूम है, जितने भी आप क्वांटिटी बना रहे हो उनके उसके लिए कितना रॉ मटेरियल लगता है। जैसे हो सकता है एक फिनिश गुड्स के लिए 2 kg रॉ मटेरियल लगे, एक फिनिश गुड्स के लिए ऐसा लिखा रहेगा कि 2 kg रॉ मटेरियल लगे, तो उस हिसाब से डबल रॉ मटेरियल लगेगा, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा वापस, प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं, रॉ मटेरियल लेस ओपनिंग रॉ मटेरियल, यू विल गेट रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड, देखना। अच्छा सर ये होने के बाद इतना रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ये आ जाएगा, जी बिल्कुल, ये वर्किंग के बाद। अच्छा और इतना रॉ मटेरियल खरीदना है, इतना केजी इनटू किस प्राइस पे खरीदोगे, विच इज परचेस प्राइस। अगर आप इसमें परचेस प्राइस मल्टीप्लाई कर दोगे तो रॉ मटेरियल का परचेस कॉस्ट आ जाएगा, तो आपका रॉ मटेरियल का क्या आ जाएगा, परचेस कॉस्ट आ जाएगा जी। आई होप ये वाला फॉर्मेट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि रॉ मटेरियल का कितना परचेस कॉस्ट है। अब तो ये हो गया आपका रॉ मटेरियल का कंजम्पशन, ये हो गया परचेस और परचेस का अमाउंट। ओके अब सर कितने लेबर की जरूरत पड़ेगी, कितने लेबर की, दैट इज लेबर बजट। जरा देखना, लेबर या तो इसको हम बोल देंगे मैन पावर बजट, जरा देखना मैन पावर बजट। अच्छा व्हेन आई से दिस मैन पावर बजट अगेन,
आप जितने भी यूनिट्स ऊपर बनाओगे, आप जितने भी यूनिट्स ऊपर बनाओगे जरा देखना उसके लिए कितना लेबर चाहिए। तो ऐसा लिखा रहेगा कि एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए इतने आवर्स लगते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स आ जाएंगे, स्टैंडर्ड इतने आवर्स लगते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स सेम कि कितना क्वांटिटी फिनिश गुड्स बना रहे हो ये वाला प्रोड्यूस्ड, और इनटू उसके लिए कितने आवर्स लगते हैं, आवर्स पर यूनिट, जिससे ये वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन सुनना, क्वेश्चन में एक चीज और दी रहेगी, क्वेश्चन में एक चीज और दी रहेगी, आपका क्या बोलते हैं ये दैट इज एफिशिएंसी रेशियो। तो एफिशिएंसी रेशियो मतलब सुनो मैं क्या बोलता हूँ, नॉर्मली कितना टाइम लगना चाहिए वर्कर को, लेट अस से दैट 100 आवर्स लगने चाहिए। अब डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी रेशियो, क्यों समझाता हूँ ये देखो, एफिशिएंसी रेशियो बाय इट शुड बी डिवाइडेड। तो अगर मैं एफिशिएंसी रेशियो की बात करूँ तो मान लो एफिशिएंसी रेशियो 80% है, एफिशिएंसी रेशियो 80% है मतलब वर्कर ने धीरे धीरे काम किया और धीरे धीरे इट अपना 100% नहीं दिया, एफिशिएंसी 80% मतलब स्लो काम किया, तो ही हैज टेकन मोर टाइम। तो 100 इंटू 80% तो नहीं करना पड़ेगा ना, डिवाइड बाई 80% करना पड़ेगा। तो हमेशा स्टैंडर्ड आवर्स आपके जो भी आएंगे डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी रेशियो करोगे तो आपके एक्चुअल आवर्स मिल जाएंगे, एक्चुअल प्रोडक्टिव आवर्स इतने आवर्स, ऐसा कुछ मिल जाएगा। ओके नाउ देखना, चलो एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ये 8 रखता हूँ, जिस काम को 8 घंटे लगने चाहिए था हमारा वर्कर धीरे धीरे निकला तो 10 घंटा उसको काम करना पड़ेगा। प्लस एक चीज और रहेगी डाउन टाइम, एक चीज और रहेगी डाउन टाइम, दैट इज डाउन टाइम 20% लिखा हुआ है। इट मीन्स अगर वर्कर से 10 घंटा काम करवाना है वर्कर को थोड़ा ज्यादा बुलाना पड़ेगा, वर्कर को थोड़ा ज्यादा बुलाना पड़ेगा। इट मीन्स आई कैन से दैट प्लस डाउन टाइम में प्लस 20%, 10 घंटा काम करवाने के लिए वर्कर को 12 घंटा बुलाना पड़ेगा, ये टोटल आवर्स हो गए। इतना आवर्स हमको वर्कर से काम करवाना है, इतना आवर्स हमको वर्कर से काम करवाना है। अभी इसमें और चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा, कभी कभी ना क्वेश्चन में वर्ड लिखा जाता है तो आपको ध्यान देना है, क्या सुनना, बजट पीरियड इज 4, ऐसा लिखा जाता है 4 5 डेज वीक्स। इसका मतलब क्या है, बजट पीरियड इज 4 5 डेज वीक्स, 4 5 डेज वीक्स मतलब 4 वीक्स and each having 5 days. It means there are 4 weeks, budget period is 4 weeks and each week has 5 days. तो अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना दिन आएगा, 20 डेज। ज़रा ये ध्यान रखना, तो ये आपका 20 डेज बजट पीरियड आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे जितने भी आवर्स की ज़रूरत है, मुझे जितने भी आवर्स की ज़रूरत है, ज़रा देखना यहाँ पे ये जो भी एक नंबर आया है, अभी यहाँ से दो चीज़ें हो सकती है कि क्वेश्चन में क्या मांगा है, यहाँ से दो चीज़ें हो सकती है कि क्वेश्चन में क्या क्या मांगा है। एक तो यहाँ पे उन्होंने कॉस्ट मांगा रहेगा, देखो एक तो नंबर ऑफ वर्कर्स मांगे रहेंगे, ये भी एक हो सकता है। देखो वर्कर्स गिवन कॉस्ट पूछा रहेगा और यहाँ पे वर्कर्स नॉट गिवन मतलब दो में से कुछ एक हो सकता है, नॉट गिवन, दोनों नहीं हो सकता, और हो सकता है या तो वर्कर्स गिवन या तो वर्कर्स नॉट गिवन। मान लेते कि वर्कर्स दे दिए हैं, एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको कितने आवर्स की जरूरत है, मान लो आपको 4000 घंटे की जरूरत है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपको 4000 घंटे की जरूरत है। और अगर मान लो वर्कर्स का डेटा दिया है कि हमारे पास कितने वर्कर्स है, तो अभी देखो इसमें दो पार्ट होगा, एक होगा नॉर्मल वाला और एक होगा ओटी वाला, एक होगा नॉर्मल वाला और एक होगा आपका ओटी वाला। जरा समझना मैं क्या बोलता हूँ, नॉर्मल एंड ओटी। तो नॉर्मल एंड ओटी में ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्मल एंड ओटी में मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे नॉर्मल आवर्स, इफ आई टॉक अबाउट नॉर्मल आवर्स, तो इन दिस केस आई एम ट्राइंग टू कवर मोर थिंग्स। इट इज लाइक कि हमारे पास कितने वर्कर्स है, ठीक है, इनटू वो कितना आवर्स काम करेंगे इन दैट बजटेड पीरियड, तो एक आंसर आ जाएगा कि हमारे पास लेटर से 100 वर्कर्स है और हर वर्कर हमारे से इतना काम कर सकता है 300 घंटा एक महीने में, जो भी एक पीरियड है 300 घंटा काम कर सकता है उस पीरियड में। तो 300 इंटू 100 कितना काम हो सकता है, 300 इंटू 100 ज़्यादा हो गया, ये रुको, हमारे पास 30 वर्कर्स है, 30 तो कितना काम हो सकता है, 3000 आवर्स। अच्छा, तो 3000 आवर्स नॉर्मली हो सकता है, लेकिन हमें वर्कर से कितना काम करवाना है, हमें वर्कर से 4000 घंटे का काम करवाना है, मतलब 1000 घंटे का क्या हो जाएगा, ओटी, 1000 घंटे का ओटी हो जाएगा। और शायद अगर हम इधर वर्कर को 100 रुपया देते रहेंगे ना, तो इधर 50% प्रीमियम देना पड़ेगा, मतलब 100 रुपया प्लस 50% प्रीमियम, मतलब इधर कितना दे देंगे, 150 रुपया दे देंगे, जो भी है वो आंसर आ जाएगा। आई होप यू गॉट दिस। वैम्पायर गेमिंग, देखो पढ़ना तो पड़ेगा, जितना पढ़ सकते हो उतना अच्छा है। अब अगर वर्कर्स नॉट गिवन तो हमें वर्कर्स निकालने को बुला रहेगा। सुनो, वर्कर्स नॉट गिवन मतलब हमें वर्कर्स को निकालने बुलाए, इट मींस हमें टोटल 4000 घंटे का काम करवाना है टोटल, ठीक है। और मुझे बताओ एक वर्कर कितना काम करेगा, एक वर्कर,
तो इट इज गिवन कि एक वर्कर मान लेते हैं कि आपका 30 आवर्स काम करेगा, 30 आवर्स, एक वर्कर 30 आवर्स काम करेगा, ऐसा है। तो मुझे बताओ अगर एक वर्कर 30 आवर्स काम करेगा और हमें 4000 आवर्स की ज़रूरत है, 4000 आवर्स की ज़रूरत है और एक वर्कर इतना काम करता है, तो 4000 अपॉन 30 कितना आ जाएगा? 133.33। अरे बट 133.33 वर्कर नहीं हो सकता है, तो कितने वर्कर लिख देना? 134 वर्कर्स, ऐसे आ जाएगा। डेसिमल आगे ही लेके जाना, वर्कर एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, ये प्लीज बात समझो आप, ठीक है। तो मैंने जितना हो सकता है आपको किसके बारे में बता दिया? फंक्शनल बजट के बारे में भी बता दिया। अब आती है मास्टर बजट की कहानी, अब आती है आपकी मास्टर बजट की कहानी। आई हैव ट्राइड मास्टर बजट। देखना मास्टर बजट में क्या रहेगा। मास्टर बजट इज नथिंग बट P&L अकाउंट। तो आपको सेल्स लिख देना है, सेल्स में से आप डेबिट साइड का COGS माइनस कर दोगे, तो सेल्स में से COGS माइनस कर दोगे तो GP आ जाएगा। बाद में एडमिन ओवरहेड माइनस कर देना, माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड माइनस कर देना, तो आपको NP आ जाएगा। मास्टर बजट का एक ही क्वेश्चन है मॉड्यूल में, आएगा तो ये सिंपल एक्सपेक्टेड है एग्जाम में। अच्छा नाउ सर हाउ डू यू गेट COGS? तो आप रॉ मटेरियल से शुरू करो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट वेजेस जिससे प्राइम कॉस्ट आएगा, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करो और यही COGS बन जाएगा, बिकॉज आगे का कुछ डेटा दिया नहीं रहेगा। तो दिस विल बिकम योर COGS इन दिस केस, क्योंकि ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट WIP नहीं दिया तो वही नेट फैक्ट्री कॉस्ट, क्यू रैप नहीं दिया, ऐसा करके तो यही COGS। तो ये आपका मास्टर बजट का फॉर्मूला है। ध्यान रखना अगर बजट आप एक ईयर का बना रहे हो तो भूलना मत, अगर आपका वेजेस का खर्चा पर मंथ दिया है तो इंटू 12 करना मत भूल देना, वो भी एक साल का। जी देखो जी विच चैप्टर इज गोइंग ऑन? बजटरी जी। नाउ सो ये मास्टर बजट के बाद एक रेशियोज वाला कंसेप्ट है, एक रेशियोज वाला कंट्रोल रेशियोज करके है, जरा एक कंसेप्ट सुनना। इसमें कुछ रेशियोज में बता देता हूं जो आपको इजीली आ जाने चाहिए। एक रहेगा आपका मैक्सिमम आवर्स, आप कितना आवर्स काम कर सकते हो। एक रहेगा बजटेड आवर्स, आपने कितना आवर्स प्लान किया है और आपने एक्चुअली में कितना आवर्स काम किया है। देखना, लेट अस से इन वन डे यू कैन स्टडी फॉर 10 आवर्स बट यू मेड अ प्लान ओनली फॉर 8 आवर्स और आपने पढ़ाई खाली 4 घंटे के लिए ही की। सुनना, तो एक हो गए मैक्सिमम आवर्स, एक हो गए बजटेड आवर्स, एक हो गए एक्चुअल आवर्स। तो मुझे ये बता दो, आपने 10 आवर्स में से 8 घंटा ही अचीव करने का सोचा था, इसको एक नाम दिया गया, जरा प्लीज ध्यान देना, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशियो। यूटिलाइजेशन रेशियो वर्ड नहीं लिख रहा मैं, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। फॉर्मूला विल बी दिस 8/10 × 100, 80%। तो यू मेड अ प्लान कि आप 80% कैपेसिटी अचीव करोगे। अच्छा मुझे बताओ आपने उसमें से कितनी परसेंट कैपेसिटी अचीव की? 100 में से 10 में से 8, मतलब 80% कैपेसिटी अचीव करने का प्लान था, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। और यहाँ पे आएगा एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, आपने एक्चुअली में कितनी यूटिलाइज की? यूटिलाइजेशन, जरा ध्यान देना। तो द फॉर्मूला विल बी दिस 4/10 × 100, आपने 40% विच इज फॉर्मूला बना लोगे, 4 मतलब एक्चुअल आवर्स अपॉन मैक्सिमम आवर्स इन 200, ये हो जाएगा। अच्छा आपने जितना बजट बनाया था खुद के लिए उसमें से आप कितना अचीव करने का सोच रहे थे? दैट इज दिस, इसको बोलेंगे एक्चुअल यूटिलाइजेशन, एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी, बजटेड कैपेसिटी। तो मुझे बताओ आप बजट में से कितना यूज कर रहे हो? तो 8 का प्लान क्या था, उसमें से 4 यूज कर रहे हो, मतलब 50% यू आर यूजिंग इट, ठीक है। तो कुछ रेशियोज मैंने बता दिए 3, स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड एक्चुअल यूजेज ऑफ बजट कैपेसिटी। अच्छा एक दूसरा कैलेंडर रेशियो भी होता है। आपने मान लेते हैं स्टैंडर्ड, आपने प्लान बनाया था कि यू विल स्टडी फॉर 10 डेज, या तो फैक्ट्री 10 दिन काम चालू रहेगी, लेकिन कुछ पब्लिक हॉलीडे आ गया और आपने 9 डेज के लिए ही फैक्ट्री चालू रखा। अब 10 दिन फैक्ट्री चालू रखने का सोच रहे थे बट आपने 9 डेज ही फैक्ट्री चालू रखा, तो अगर आप समझोगे तो आपने कितना कैपेसिटी पे काम किया? तो आई विल से 9/10 × 100, आपने 90% पे काम किया और इसको बोलते हैं कैलेंडर रेशियो। और इसको हम कौन सा बोलेंगे? इसको हम लोग बोल देंगे कैलेंडर रेशियो। जरा समझना, कैलेंडर रेशियो 9/10 × 100, 90%। सो दिस इज नथिंग बट रिविजन। आधा घंटा हो गया है, 10 मिनट में जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट करवाया है, 20 मिनट के अंदर मैंने आपको करवाया बजटरी कंट्रोल। और भी रेशियो है आपका इफिशिएंसी रेशियो। अच्छा इफिशिएंसी रेशियो एंड एक्टिविटी रेशियो। इफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला है इतने आवर्स का काम इतने आवर्स में होना चाहिए था, लाइक स्टैंडर्ड आवर्स 10 घंटे का काम आपने एक्चुअल आवर्स आपने 8 घंटे में किया, मतलब जल्दी किया, मतलब यू आर इफिशिएंट।
तो फॉर्मूला शुड बी दिस, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स इनटू 100, ध्यान रखना ये ऐसा, ठीक है। चलो नाउ 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 एक और रेशियो अगर बस बता दो, एक एक्टिविटी रेशियो करके है। एक्टिविटी रेशियो का फॉर्मूला ये रहेगा, स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स इनटू 100, वैसा एक होता है। अभी उसका फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, वैसे अगर आपको देखना हो तो 20 मिनट का वीडियो है, बजट रेशियोज बाय राहुल पंचाल, इफ यू सर्च। ओके डन। सो नाउ हियर वी गो, आधा घंटा हो चुका है, 2 चैप्टर अपने रिवाइज हो चुके हैं। चलो कौन सा चैप्टर अभी बोल रहे हो? प्रोसेस कॉस्टिंग का भी करवा देना। कैश बजट नहीं करवाते यार अभी, रुको थोड़ा पानी पी लेते, पानी होना चाहिए यार, कभी पानी ही नहीं होता। रुको, हमेशा का प्रॉब्लम है ये, देखो ना। चलो चलो चलो, कुछ चीजें जो मैं आपको बता दूं। अब एक काम करते हैं, एक कॉस्ट शीट की छोटी सी रिकैप, हालांकि कॉस्ट शीट इज डन, बट 10 मिनट में इसको खत्म करते हैं। कॉस्ट शीट देखना, आपको एकदम ध्यान से 10 मिनट 15 मिनट में। रुको मुझे बस पानी लाने दो, 2 मिनट देना। चलो ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी करवाते हैं, सुनो टेंशन मत लो। आधा घंटा हो चुका है, अभी चलो अभी इधर ध्यान दो, कॉस्ट शीट फटाफट। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल से कहानी शुरू होगी, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, सुनते जाइए। फिर हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का डायरेक्ट खर्चा हो गया, यहाँ पे ये फैक्ट्री का इनडायरेक्ट खर्चा है, इसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोलते हैं। अच्छा आपने स्क्रीनशॉट उसका नहीं लिया, ये ठीक है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। अब add and less, add opening stock of WIP, less closing stock of WIP, less closing stock of WIP, तो आपका नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगा जी। और फैक्ट्री के बाहर कौन होता है? तो फैक्ट्री के बाहर होता है Q। फैक्ट्री के बाहर कौन होता है? Q, जो क्या करता है? रैप। और उसका रैप क्या होता है? स्क्रैप। तो देखना, फैक्ट्री के बाहर होता है Q, जो करता है रैप, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, देन देयर इज प्राइमरी पैकिंग एंड सेल ऑफ स्क्रैप, याद रखना। अच्छा लेकिन अगर स्क्रैप ऑफ मटेरियल ये वर्ड स्पेसिफिकली लिखा है तो ऊपर से लेस करना। फटाक से एकदम रिवाइज करवाता हूं, ये आ जाएगा आपका सीओपी, ये आपका आ जाएगा सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जरा इधर ध्यान देना, व्हेन आई से सीओपी विच इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड हम बोल देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस बोल देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो क्या आ जाएगा? सीओजीएस। और सर गुड्स बेचते टाइम, और गुड्स बेचते टाइम 2 खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला, और फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो फाइनल खर्चा मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेल्स। मुझे स्क्रीनशॉट के लिए याद दिलवा देना, आपको टाइम दिया जाएगा। इतना फॉर्मेट एक बार दिमाग में बिठा लो अच्छे से। जी स्क्रीनशॉट लेने देते हैं, देखना। अच्छा स्क्रीनशॉट का दिलाना। अब कभी भी आप कॉस्ट शीट का फॉर्मेट शुरू करो उसके पहले एक और वर्किंग बनेगी फिनिश गुड्स क्वांटिटी की। फिनिश गुड्स क्वांटिटी की जरा ध्यान से सुनना। व्हेन आई से फिनिश गुड्स क्वांटिटी मतलब ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्वांटिटी प्रोड्यूस, क्वांटिटी सोल्ड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। देखना इसमें से कुछ तो डेटा दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स थे, 200 आपने बनाए तो 300 होने चाहिए, 300 में से 50 क्लोजिंग में है, मतलब 250 बेच दिए, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा ऐसा रखता हूँ, मान लो कुछ भी नहीं दिया, इतना ही दिया, 250 बेचे और क्लोजिंग में 50 है, कुछ नहीं बोला, ओपनिंग को निल मानना जी सौरभ। चलो इसका पीडीएफ में जो अच्छा अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक चीज़ और रह गई बतानी, एक चीज़ रह गई नए वाले इसमें, एक चीज़ और ऐड कर देना कभी भी हमेशा। अगर आपको इंटरेस्ट दिखेगा, अगर आपको इंटरेस्ट दिखेगा तो इसमें ऐड कर देना एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और इंटरेस्ट भी आएगा, ये बोलना रहेगा, देखो इंटरेस्ट, ओके इंटरेस्ट भी ऐड कर देना जी बिल्कुल। इसका पीडीएफ जी देखते या कर देते हैं। चलो इसका पीडीएफ ये होते ही मैं अपलोड करवा देता हूँ, आप ध्यान दो। चलो सुनो, नो वरीज, जो लिंक है आपकी इंस्टाग्राम के बायो में उसके अंदर मैं डलवा देता हूँ ये पीडीएफ, बिल्कुल जाते टाइम याद दिलाना, तुम बस सुनो ध्यान से, फिर ऐसा है तो सुनो। अब मैं क्या बोलता हूँ, आपके कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट के बाद एक और कॉलम बनेगा सीपीयू। अच्छा सीपीयू का कॉलम कब आएगा? सर सीपीयू का कॉलम तभी आएगा जब ये क्वांटिटी का डेटा दिया रहेगा यूनिट्स का, तभी पर यूनिट का कॉलम आएगा। और आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड से लेके सीओपी तक, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड से लेके सीओपी तक ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डेटा है। टोटल कॉस्ट शुड बी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड सीओजीएस ऑनवर्ड्स टिल सेल्स
दिस एंटायर थिंग के लिए योर टोटल कॉस्ट शुड बी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड, योर टोटल कॉस्ट कॉलम शुड बी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। अच्छा, बीच में वैल्यूएशन आ जाता है, किसका वैल्यूएशन आ जाता है? क्लोजिंग का। देखो मैं समझाता हूँ। मान लो कि आपने खर्चा किया है इतना 600 रुपये का, 600 रुपये का, हाँ, और आपने कितने यूनिट्स बनाए? 300। तो क्या ना इससे आपने 600 का खर्चा करके 300 यूनिट्स बनाए, तो बाय स्पेंडिंग 600 रुपीज यू प्रोड्यूस्ड ओनली 300, मतलब एवरी यूनिट के लिए आपने कितना किया? 2 रुपीज, 2 रुपए का खर्चा किया कि 300 के लिए 600 का खर्चा। अब आपके क्लोजिंग में कितने यूनिट्स पड़े हुए? 50। अगर आपके क्लोजिंग में 50 यूनिट्स पड़े हुए हैं तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? एक यूनिट की वैल्यू 2 रुपया होती है। तो प्लीज याद रखना ये चीज, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होगा? क्लोजिंग स्टॉक की जो भी क्वांटिटी रहेगी ना, इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, एक यूनिट कितने का बना वो मल्टीप्लाई कर देना जी। सो यहां तक हमारा आंसर क्लियर है, यहां तक आपने जितना भी बोला ये क्लियर है जर सीपी और ये वैल्यूएशन। अच्छा, अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको समझाने हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो मुझे आपको समझाने हैं वो जरा देखना क्या क्या है। सबसे पहला पैकिंग। पैकिंग में दो चीजें हैं, अगर प्राइमरी बोला रहेगा या तो सेकेंडरी बोला रहेगा। प्राइमरी बोला तो क्यूरैप के अंदर आ जाएगा, सेकेंडरी बोला रहेगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखना, पैकिंग प्राइमरी बोला तो क्यूरैप के अंदर, सेकेंडरी बोला मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जी। ओके, दूसरा सर पैकिंग के बाद, ओके पैकिंग के बाद अगर हम बात करेंगे, दूसरा सर कौन सा आता है पैकिंग के बाद? ये एडमिन ओवरहेड। अच्छा, एडमिन ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं बोला, नथिंग, बस एडमिन ओवरहेड ही लिखा है। तो एडमिन ओवरहेड लिखा है मतलब ये एडमिन ओवरहेड जनरल वाला है जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आता है, जनरल। कुछ नहीं बोला मतलब एडमिन हमेशा जनरल रहेगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा है एडमिन ओवरहेड इज 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट या लेबर कॉस्ट, तो आपको समझ रहे हो फैक्ट्री मतलब प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है ये वाला एडमिन। ऐसा बोला है सम परसेंटेज ऑफ दिस कॉस्ट, मटेरियल लेबर वगैरह वैसा कुछ बोला गया है, मतलब ये आपका आरटीपी वाला रहेगा, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्यूरैप, क्यूरैप में आएगा बिकॉज सम परसेंटेज ऑफ ये बोला है, कुछ मेंशन नहीं है तो जी जनरल। अब सर इतना समझाने के बाद हमें एक चीज समझा दो सर, क्या कि सर डायरेक्ट मटेरियल में क्या आता है? चलो पहले ओवरहेड्स वाला, पहले ओवरहेड्स। सर ये तीन चीज़ें हैं, सुनना, ये तीन चीज़ें सुनते जाना। सर फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा, एडमिन ओवरहेड में क्या आएगा, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा, एकदम ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे असेट से कनेक्टेड। असेट, तो कौन सा असेट कहाँ पर होता है एक बार सोचते जाना। असेट से कनेक्टेड व्हेन आई से प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री में होती है, फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, कंप्यूटर, अगर मैं कंप्यूटर बोलूँ तो ये ऑफिस के लिए होता है तो एडमिन ओवरहेड। ओके, डिलीवरी वैन, अगर मैंने डिलीवरी वैन बोल दिया मतलब दैट इज पार्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, समझना। अच्छा सर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, तो सर पोल्यूशन कहाँ पर होता है? पोल्यूशन फैक्ट्री में होता है, तो इधर हम बोल देंगे पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। देखना फैक्ट्री में दैट इज कंट्रोल इक्विपमेंट, ठीक है। अच्छा डायरेक्टर्स व्हीकल, या तो लैपटॉप, लैपटॉप बोल दिया, फर्नीचर बोल दिया तो ये ऑफिस का जनरल वाला ये, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, तो वो फैक्ट्री में आएगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अच्छा असेट के आने के बाद पीपल, पीपल, पीपल मतलब पेड़ वाला पीपल नहीं, लोगों की बात हो रही है। कौन सा आदमी किधर काम करता है? मैंने बोला सुपरवाइजर, तो नथिंग इज मेंशन, तो सुपरवाइजर मतलब फैक्ट्री वाले की बात हो रही है, सुपरवाइजर जो फैक्ट्री में होता है, विच इज नथिंग बट प्लांट सुपरवाइजर। अगर कुछ नहीं बोला मतलब वो प्लांट सुपरवाइजर है। ओके, मैनेजर बोला, मैनेजर मतलब ये एडमिन वाला आ जाएगा, मैनेजर बोला मतलब ये एडमिन वाला आ जाएगा। अच्छा सेल्स मैनेजर बोला तो बात अलग है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा अगर सेल्स मैनेजर बोला। अच्छा सर मार्केटिंग मैनेजर बोला तो भी इधर आ जाएगा सेल्स में, मार्केटिंग मैनेजर। देखो ऊपर हेडिंग, ऊपर हेडिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मार्केटिंग मैनेजर। अच्छा सेल्स स्टाफ, तो ये इधर आ जाएगा सेल्स स्टाफ। अच्छा सर अकाउंटेंट बोला तो अकाउंटेंट इधर आ जाएगा, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट इधर आ जाएगा, अकाउंटेंट। सर अकाउंटेंट के बाद ऑडिटर बोला तो ऑडिटर भी ऑफिस में आ जाएगा। सर डायरेक्टर बोला तो ये भी किसी भी नाम से हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर, डायरेक्टर बोला तो आपका एडमिन ओवरहेड में आ जाएगा। सर लीगल एडवाइजर बोला, लीगल एडवाइजर, ये भी लीगल एडवाइजर, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, तो ये सब ऑफिस में, तो इनको जो भी पैसा देंगे वो इधर आ जाएगा जी बिल्कुल। अभी 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 पीपल के बाद अदर चीज है। अभी अदर चीजों में समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे पेन बनाने के लिए मटेरियल लगता है प्लास्टिक इंक, वो डायरेक्ट मटेरियल। पेन बनाने के लिए जो मेटल लगता है वो डायरेक्ट मटेरियल। लेकिन सर पेन बनाते टाइम जो मशीन के लिए ऑयल ग्रीस लगता है जिसको बोलते हैं स्टोर्स कंज्यूम्ड, जिसको बोलते हैं स्टोर्स कंज्यूम्ड, वो फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, फैक्ट्री के अंदर जो ऑयल ग्रीस लगता है, या तो इसको दूसरा घुमा के भी बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स। क्या बोल देंगे? स्टोर्स कंज्यूम्ड या फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स करके ऐसा बोल देंगे जी।
तो ये बात क्लियर हो गई, स्टोर्स कंज्यूम्ड या फिर कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये आपका फैक्ट्री ओवरहेड, पहला वाला फैक्ट्री है, दूसरा एडमिन है और तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा सर जिग्स एंड फिक्सचर्स, तो जो फैक्ट्री में मशीन्स रहते हैं ना वो हिले ना, एक ही जगह पर रहे, तो जिग्स एंड फिक्सचर्स, तो जिग्स एंड फिक्सचर्स बोला तो ये भी आपका इधर आ जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड में। फिर एक रहेगा टूल रूम, तो फैक्ट्री में टूल्स वगैरह जो होते हैं ना छोटे मोटे मशीन्स के लिए, पाने वगैरह जो होते हैं नट बोल्ट फिट करने के लिए, तो ये सारी चीजें इधर आ जाएगी, टूल रूम वगैरह, ठीक है। अच्छा कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग वेबसाइट, तो अगर मैंने वेबसाइट बोला, वेबसाइट तो वेबसाइट की होती है गुड्स बेचने के लिए, तो वेबसाइट मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, देखो वो वाले कॉलम में लिखा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जी। अच्छा प्रोडक्शन मैनेजर वाले पे बात करता हूँ, हाँ नहीं, सुनो, इंस्टीट्यूट ने काफी ये लिया है स्टैंड। देखो अगर मैं बोलूँ मैनेजर, देखो जरा इधर देखो, अगर मैं मैनेजर बोलूँ मतलब एडमिन, मैनेजर बोलूँ मतलब एडमिन, लेकिन जब मैं प्रोडक्शन मैनेजर की बात करता हूँ तो मतलब ये मैनेजर एडमिन वाला है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो कभी भी प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी बोली इधर धोखा खा सकते हो आप, जरा ध्यान देना। प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी इज एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, आई होप जी। अभी सुनो, इतना होने के बाद अदर खर्चों में इधर बहुत सारे आपके फिर खर्चे आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे कि इंश्योरेंस, कुछ नहीं बोला तो ऑफिस में लिख देना इंश्योरेंस, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसकी पूरी एक लिस्ट है, इसकी पूरी एक लिस्ट है, पीडीएफ है वैसे, समरी पीडीएफ। अच्छा देखना, इतना सारा बोलने के बाद सर एक चीज और, सर जैसे आपने ये 3 पार्ट किए, कौन से कि फैक्ट्री में आएगा, ऑफिस में आएगा, कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक और 3 पार्ट्स होंगे। डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट लेबर में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा। देखो डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट लेबर में क्या आएगा और डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आएगा, ध्यान से सुनना। वर्कर काम करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेजेस एंड सैलरी देते हैं, तो वेजेस एंड सैलरीज इधर आ जाएगा, वेजेस एंड सैलरी। अच्छा फिर वो कभी रुकता है तो उसको ओटी देते हैं, दैट इज ओवर टाइम, और कुछ अलाउंसेस भी देते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह, पास वगैरह निकाल के दिया तो ट्रैवलिंग अलाउंस। तो वर्कर तो डायरेक्ट लेबर में क्या क्या नाम हो सकता है, वेजेस, ओवर टाइम, अलाउंसेस, उसको हमने बोनस दिया। बोनस का दूसरा नाम क्या हो सकता है मालूम है, एक्स ग्रेशिया, याद रखना एक्स ग्रेशिया, तो एक्स ग्रेशिया रहेगा आपका, तो आपका इधर उसका मतलब ही बोनस होता है, वो इधर आ जाएगा कि वर्कर को बोनस दिया, ये डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा फिर वर्कर को क्या क्या दे सकते हो, बोनस वोनस अलाउंसेस, ये सारा पीएफ, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ओनर, किसके अंदर, पीएफ में एंड ईएसआई में, तो वो वाला खर्चा भी आ जाएगा, जरा देख लीजिएगा, डन। अब मैं क्या बोलता हूं, अब जरा सुनना, मैं ये बोलता हूं डायरेक्ट मटेरियल को लेके क्या क्या आएगा, तो देखना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर सर खरीदोगे तो ऐड परचेस, सर माइनस परचेस रिटर्न, अगर गुड्स जा रहा है तो, अच्छा माइनस इसके भी पहले ऊपर, हाँ अच्छा एक चीज और, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, अच्छा कैश डिस्काउंट को इग्नोर करना, इग्नोर कैश डिस्काउंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इसको हम लेस नहीं करते, इसको अलग से इनकम बताते हैं, कॉस्ट में से लेस नहीं करते, इट इज अ फाइनेंशियल इनकम। इग्नोर कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को ही लेस करना अगर क्वेश्चन में है तो। अच्छा माइनस, तो ओपनिंग परचेसेस, परचेस रिटर्न ऐड होगा, और परचेस ऐड होगा, परचेस रिटर्न लेस होगा, ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। अच्छा टैक्सेस कब होगा मालूम है, खाली इफ क्रेडिट नॉट अवेलेबल, क्रेडिट नॉट अवेलेबल तभी लिखना, मतलब रिफंड नहीं मिलना चाहिए, आईटीसी नॉट अवेलेबल होना चाहिए, क्रेडिट नॉट अवेलेबल होना चाहिए। हाँ कैरेज आउटवर्ड इधर जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेज आउटवर्ड। अच्छा प्लस इंश्योरेंस, लेकिन सुनना ये कौन सा वाला इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, मतलब गुड्स आते टाइम। अच्छा इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी बोला तो, इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी बोला तो इधर आ जाएगा, या फिर इंश्योरेंस इवन ऑन स्टॉक बोला तो स्टॉक, तो स्टॉक आपका कोई भी हो सकता है, रॉ मटेरियल, WIP फिनिश गुड्स, इसका स्टॉक, तो ये वाला आपका फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा, मतलब ये जो स्टॉक WIP और ये मेंटेन कर दे, रॉ मटेरियल एंड WIP विविल से इसका। अभी सुनना मैं आगे बढ़ता हूं, माइनस आप क्या कर दोगे, अच्छा फ्रेट भी ऐड कर दोगे, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड इधर आ जाएगा, कैरेज या फ्रेट इनवर्ड, आप कैरेज इनवर्ड करोगे ना वो इधर आ जाएगा, कैरेज इनवर्ड, दैट विल बी इन डायरेक्ट मटेरियल। कैरेज मतलब रॉ मटेरियल आते टाइम का है, लेकिन अगर कैरेज आउटवर्ड है तो इधर आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये गुड्स बेचते टाइम का खर्चा है। अच्छा इधर सेकेंडरी पैकिंग भी आएगा, गुड्स बेचते टाइम है ना, सेकेंडरी पैकिंग, ठीक है। अब इधर आता है, सुनना जरा ध्यान से, इतना होने के बाद माइनस
क्लोजिंग रॉ मटेरियल, और एक चीज लेस कर देना, माइनस स्क्रैप ऑफ मेटल अगर वर्ड रहेगा तो स्क्रैप ऑफ मटेरियल वर्ड स्पेसिफिकली लिखा रहेगा। तो टैक्स वाला पॉइंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जी क्या बोल रहे हो यार, ये क्लियर है ना? टैक्स तभी लेना जब उसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, और टैक्स को ऐड करना, टैक्स को ऐड करना, सॉरी टैक्स को ऐड करना, क्रेडिट नॉट अवेलेबल होगा तो रिफंड अवेलेबल नहीं है, मतलब ये मेरा खर्चा है। अच्छा, इसके लिए एक शॉर्टकट है, यू आर स्पेसिफिक मोल्ड, यू आर स्पेसिफिक मोल्ड, फिर पर्सन। देखना एक लिस्ट है जो मैं बताने की कोशिश करता हूं, जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसके लिए क्या लगेंगी, यूटिलिटीज। तो कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज का एग्जांपल दो। तो देखो जब भी वर्कर काम करेगा तो मशीन चलेगी, और मशीन चलेगी तो क्या क्या यूटिलिटीज लगेगी, पावर एंड फ्यूल, फिर क्या लग सकता है, डीजल, अगर पेट्रोल लगा तो पेट्रोल, स्टीम एक्सेट्रा, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, पावर एंड फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, स्टीम। अच्छा दूसरा रॉयल्टी, हाँ ये भी ऐड होगा बाबा, ये भी ऐड होगा, सॉरी ये भी ऐड होगा, फ्रेट और ये ऐड होगा, बस ये दो लेस क्या क्या होगा, देखो ये परचेस रिटर्न ट्रेड डिस्काउंट, और ये बस ये लेस होगा क्लोजिंग एंड ये। अच्छा नाउ रॉयल्टी, हम ऑथर को रॉयल्टी वगैरह देते हैं। अभी स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए स्पेसिफिकली क्या बनाना पड़ा, डिजाइन, स्पेसिफिक डिजाइन, और स्पेसिफिक डिजाइन के बाद स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के थ्रू से वो काम करवाना पड़ा, और फिर स्पेसिफिक कोई इक्विपमेंट, स्पेसिफिक इक्विपमेंट बढ़ रहेगा तो लाइक नॉर्मली इक्विपमेंट के हायर चार्जेस किधर जाएंगे, इक्विपमेंट के हायर चार्जेस फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगे, इक्विपमेंट के हायर चार्जेस। लेकिन स्पेसिफिक इक्विपमेंट बोला तो डायरेक्टली प्रोडक्ट से कनेक्टेड है तो डायरेक्ट एक्सपेंस में लिखा जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन एक बार ऐसा आया था, HEMM मशीनरी करके, HEMM मतलब क्या होता है, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, दैट इज स्पेसिफिक, जेसीबी जिसको हम बोलते हैं, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। ओके, फिर प्रोडक्ट का डिजाइन होता है दैट इज मोल्ड वगैरह। अच्छा मोल्ड में कुछ समझने जैसा है, हाँ कभी भी ऐसा बोला रहेगा 2 लाख का खर्चा है, 2 लाख ठीक है, और ये 2 इयर्स का है, और कॉस्ट शीट 1 साल की बन रही है, तो 1 साल का ही राइट ऑफ करोगे, तो 1 साल का मतलब 1 लाख राइट ऑफ करोगे। 2 लाख रुपए का मोल्ड खरीदा है, 2 साल तक चलेगा, तो 1 साल की कॉस्ट शीट है तो 1 लाख रुपए ही राइट ऑफ करना। और यहाँ पे 2 लोग स्पेसिफिकली कोई काम करने के लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब स्पेसिफिकली, स्पेसिफिक जॉब वर्कर चार्जेस, स्पेसिफिकली किसी को बुलाया गया जॉब वर्कर को, मतलब कोई ऑर्डर आया है उसके अंदर कुछ डिजाइनिंग करवानी है, पेन के ऊपर ये प्रिंटिंग करवानी है कुछ, वो हमारे वर्कर को नहीं आता तो अलग से बुला गया ये स्पेसिफिक काम करने के लिए, तो जॉब वर्कर, या तो टेक्निकल असिस्टेंस अगर बोला तो इधर आएगा। प्लीज ये चीजें एक बार ध्यान में रखना अच्छे से, यूटिलिटीज, देन रॉयल्टीज, देन स्पेसिफिक डिजाइन, डिजाइन में सॉफ्टवेयर में बनाया, कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट खरीदा, फिर मोल्ड वगैरह बनाया वो, और जॉब वर्कर एंड टेक्निकल असिस्टेंट्स। सो दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट भी हमने 20 मिनट में रिवाइज कर लिया है, बजटरी कंट्रोल हमने 20 मिनट में रिवाइज किया, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट 10 मिनट में किया था, इसको भी हमने 20 मिनट में वाइंड अप कर दिया। ठीक है, एक बार अच्छे से वापस सुनना चाहिए, तो ये वीडियो एक बार वापस सुन लेना शांति से, मैं फटाफट समझाते जा रहा हूँ। ओके, वीडियोस आप बिल्कुल लाइक कर सकते हो, अच्छा लगेगा, ऐसा है जी, लाइक कर दिया है वैसे। अच्छा देखना नेक्स्ट चैप्टर, 3 चैप्टर हो चुके हैं, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आपका। चलो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझाता हूँ, वो सुनो जरा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सुनना भी। अच्छा व्हेन आई से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो जरा ध्यान से समझना। 2 मिनट का ब्रेक, हाँ मैं बोल के थक गया, तुम तो सुन रहे थे। हे भगवान क्या बात है, देखो वही वो मैं पीडीएफ भेजता हूँ, ड्राइव पे अपलोड करवा देता हूँ और ग्रुप में भी भेजता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल जो नहीं चाहिए ब्रेक। चलो देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नामक चैप्टर जो है ना वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नामक चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपके मटेरियल वेरिएंसेस, फिर आपके लेबर वेरिएंसेस है, फिर आपके वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस है, और आपके फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस है। अच्छा इसके अंदर से ये जो 3 है ना, ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। तो इनको सॉल्व करने का तरीका है ना ऑलमोस्ट सेम होता है। चलो अगर मैं बता दूं सबसे पहले मटेरियल के बारे में,
अभी हर एक फैकल्टी से आप पढ़ोगे, हर एक का तरीका अपना अपना अलग अलग होता है सुनना। देखो कितनी देर है अभी, ज़रा देखो। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, स्टैंडर्ड, फिर हम क्या लिख देंगे, कंपेरेबल स्टैंडर्ड, फिर हम लिख देंगे एक्चुअल। स्टैंडर्ड, कंपेरेबल स्टैंडर्ड, एक्चुअल। उसके बाद वी कैन लीव वन लाइन टू राइट आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट लिखा जाएगा, यूनिट्स आप कितने बनाते हो। फिर यहाँ पे टाइप, क्वांटिटी, क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट, क्वांटिटी प्राइस कॉस्ट, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, और मान लो 2 रॉ मटेरियल है तो 3 रॉ मटेरियल, तो 3 लाइन छोड़ देना। ओके, यहाँ पे डेटा फिलअप हो जाएगा। स्टैंडर्ड प्राइस इधर आ जाएगी, एक्चुअल प्राइस इधर आ जाएगी, और एक्चुअल आउटपुट इधर आ जाएगा, एक्चुअल आउटपुट, और वही एक्चुअल आउटपुट इधर आ जाएगा। हम बोलेंगे उस आउटपुट के लिए क्या खर्चा होना चाहिए था वो इधर दिखेगा, और क्या हो गया वो इधर ये अभी सुनना, क्या होना चाहिए था वो इधर, और क्या हो गया वो इधर दिखेगा। अब सर ये जो टोटल क्वांटिटी है ना, दैट इज टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, ये टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो है, ठीक है, इसको कौन सी रेशियो में लेके जाने का, यहाँ के रेशियो में। जैसे कि अगर ये 6 और 4 है और ये 10 है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड रेशियो में लेके जाएंगे। उस स्टैंडर्ड रेशियो में लेके जाएंगे तो एक चीज़ में लेके, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, RSQ। तो जिसको हम लोग बोल देंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दैट इज इन दिस रेशियो। जैसे कि अगर मान लो ये इतना है, 100 है, 100 है, ये 70 है, और ये 30 है, और ये 100 है, तो ये 100 किस रेशियो में होना चाहिए था, 6:4। बोले तो 60 और 40 होना चाहिए था, हम ऐसा बोलेंगे। ठीक है, अब सर वेरिएंस है। पहला वेरिएंस कौन सा है, कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। प्लस में आंसर आया मतलब फेवरेबल, माइनस में आया मतलब एडवर्स, प्लस में आया मतलब फेवरेबल, माइनस में आया मतलब एडवर्स। ओके, कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट, कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट, एक रहेगा आपका प्राइस वेरिएंस, एक रहेगा आपका यूजेज वेरिएंस। सुनना, प्राइस एंड यूसेज। तो इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। इस प्राइस पे खरीदा जाना चाहिए था, इस प्राइस पे खरीदा, और कितना खरीदा। ओके, एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा, दो चीज़ें रहेंगी वैसे, इंस्टीट्यूट कभी कभी कुछ भी दोनों राइट है, बट हमेशा हम ये करेंगे, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। वैसे दोनों राइट है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड लिखना। इंस्टीट्यूट कभी कभी परचेज भी लिखता है और दोनों को राइट बोलता है। ठीक है, कंज्यूम्ड, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करोगे, विच इज नथिंग बट ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ये करोगे तो कंज्यूम कितना हुआ वो दिखेगा आपका। ठीक है, अब यूसेज की बात करते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। हम प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर रहे हैं, इतना यूज करना चाहिए था, तूने कितना यूज किया, और तेरे हाथ में थोड़ी एक्चुअल प्राइस है, तो मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड प्राइस। तो मल्टीप्लाइड बाई हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस। बिल्कुल। अब इसके दो पार्ट होंगे, अब इसके दो पार्ट होंगे, एक रहेगा आपका मिक्स वेरिएंस, एक रहेगा आपका यील्ड वेरिएंस। अच्छा, इसी का दूसरा नाम होता है सब यूजेज। ओके, और इसको हम लोग कंपोजिशन वेरिएंस भी बोलते हैं। कंपोजिशन, मिक्स मतलब क्या, कंपोजिशन होना चाहिए था। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला के लिए ज़्यादा नहीं सोचने का। इसके फॉर्मूला के लिए जो भी फॉर्मूला आपका मिक्स का है, और अपना सॉरी जो भी यूसेज का है वही छाप देने का, और बस एक काम करने का, पहले वाले को कट करके RSQ कर दो, दूसरे वाले को कट करके RSQ कर दो। लॉजिक वैदिक समझाया गया था, अभी के लिए इतना काफ़ी है, मिक्स और यील्ड। तो ये आपका किसका रिवीजन हो गया, मटेरियल का। टेबल बनाने आना चाहिए, दूसरा तो सर हो जाएगा। सर मटेरियल के बाद, मटेरियल के बाद अगर आप लेबर का टेबल बनाते हो, लेबर, तो सर मटेरियल में तो QPC होता है, लेबर में क्या होता है, लेबर में HRC होता है, आर्स रेट कॉस्ट। इतना आर्स लेना चाहिए था, इतना रेट, इतना कॉस्ट। तो देखना, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कंपेरेबल स्टैंडर्ड एक्चुअल, स्टैंडर्ड कंपेरेबल स्टैंडर्ड एक्चुअल। जरा देखना, देन यू विल लीव वन लाइन, देन वी विल से हियर टाइप, टाइप के बाद रहेगा आर्स, आर्स रेट कॉस्ट, आर्स रेट कॉस्ट। व्हेन आई से आर्स रेट कॉस्ट, आर्स रेट कॉस्ट। अब इधर समझना। Okay, after saying that R's rate cost, now you understand this over here कि कैसे क्या सॉल्व होगा। Let's see this R's rate cost बोलने के बाद। अच्छा, इंटरनेट में कोई तकलीफ है, लैग जैसा लग रहा है? नहीं 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 जी। तो देखना, R's rate cost। अब कभी कभी है ना, इधर ऐसा होता है, जरा ध्यान देना, ये जो R's होते हैं कभी कभी, हाँ, आइडल R's होते हैं, तो आपको इधर ऐसे लिखना पड़ेगा, R's paid माइनस आइडल आर्स, मतलब इतना आर्स काम नहीं हुआ, तो बचा हुआ आपका रहेगा आर्स वर्कड। आपका बचा हुआ आर्स वर्कड रहेगा, ज़रा समझना, ये ऐसा आएगा।
ओके, 2 वर्कर है तो, और बाद में ये जो क्वांटिटी आई है ना, ये इससे हमारा RSH निकलेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड आर्स इधर निकलेगा, और ये इस रेशियो में, जैसे कि ये 6 और 4 है तो 6:4 के रेशियो में आर्स वर्क को डिवाइड करेंगे। डन। ये ऐसा एक टेबल रहेगा, और मतलब मैक्सिमम पॉसिबल ब्रेकअप मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम कि कितना ब्रेकअप हो सकता है करके, दैट इज व्हाट आई गिव यू। कब तक है क्लास? ये आपकी क्लास 10 बजे तक है, 10 o'clock, और 10:15 10:30 मान लो मैक्स, और 10 या 10:30, 10 या 10:30 आगे का प्लान टेंशन मत लो, इतना अभी चलो इतना ही है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, टेंशन मत लो, और मैक्सिमम 1 घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा या 1 घंटा पकड़ लो, आधे से 1 घंटा, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे आपका कॉस्ट वेरिएंस होगा, अब यहाँ पे दूसरा नाम होगा रेट वेरिएंस, रेट के बाद आपका होगा एफिशिएंसी, लेकिन अभी एफिशिएंसी के बीच में एक और आ जाएगा, आइडल टाइम वेरिएंस, और फिर फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बोले तो देखो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये अगर आप माइनस करोगे इधर आंसर आ जाएगा, डन। फिर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड, हाँ एक्चुअल आवर्स पेड, और फिर ये आपका जो आइडल आवर्स होगा ना, आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, कितने आवर्स वेस्ट हुए इनटू स्टैंडर्ड रेट करके, ठीक है। देखना, अच्छा इधर सर इतना आवर्स वर्कर को लेना चाहिए था, माइनस वर्कर ने कितना आवर्स लिया, लेकिन आवर्स कितना वर्क किया वो लेना चाहिए, मतलब देखो ये वाला लेना चाहिए, इतना आवर्स वर्कर को लेना चाहिए था, वर्कर ने इतना आवर्स लिया, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, अपना इतना आवर्स लेना चाहिए था और इतना लिया करके, दैट इज एफिशिएंसी की इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। अब इसके 2 पार्ट होंगे, अब इसके 2 पार्ट होंगे, इसको हम बोलेंगे मिक्स, जिसको गैंग वेरिएंस भी बोलते हैं, याद रखना गैंग वेरिएंस, और इसको बोलेंगे हम यील्ड, जिसको हम सब एफिशिएंसी भी बोलते हैं। वर्कर को बुरा लगेगा तो हम उसको यूसेज नहीं बोलते, हम उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। सेम फॉर्मूला इधर आ जाएगा, सेम फॉर्मूला इधर आ जाएगा, एक्सेप्ट पहला वाला कॉलम कट करके RSH लिख देना, दूसरा वाला कॉलम कट करके RSH, और ये वाला वेरिएंस हमेशा एडवर्स रहेगा, हमेशा एडवर्स रहेगा। आइडल टाइम इज नॉट गुड फॉर द कंपनी। और ये बता दिया ना कुछ खुशबू, इसके रेशियो में आर्स वर्क को डिवाइड करना है RSH निकालने के लिए, आर्स वर्क जो काम किया वो किस रेशियो में होना चाहिए था, ठीक है। ये लेबर हो गया। अच्छा लेबर के बाद हम कौन सा करेंगे, वेरिएबल ओवरहेड। अच्छा वेरिएबल ओवरहेड बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, वेरिएबल ओवरहेड बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, 10 मिनट में हमने जॉइंट प्रोडक्ट किया, 20 मिनट में, 20 मिनट में, तो 50 मिनट तो हमारे इसी में हो गए जी, जॉइंट प्रोडक्ट, बजटरी एंड देन कॉस्ट शीट, ठीक है। अब जरा इधर ध्यान देना, अभी हम स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं, स्टैंडर्ड पे। अच्छा वेरिएबल ओवरहेड का फॉर्मेट ऐसा बनाना ज़्यादा बेटर होगा, स्टैंडर्ड कंपेरेबल स्टैंडर्ड एक्चुअल, इसमें ना रेट दिया ही नहीं जाता, तो रिकमेंडेड होता है इधर भी पूरा आर्स रेट बना देने का, आर्स रेट कॉस्ट। और यहाँ का आंसर आपका हमेशा मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में डेसिमल में आएगा, तो कीप 4 डेसिमल्स सो दैट हम टैली कर सके चीज़ें, इसमें 4 डेसिमल रखना। अच्छा, और कभी भी मान लो अगर आपको इसके आवर्स नहीं पता है वेरिएबल के, तो सेम एज लेबर, बिकॉज जब 10 घंटा वर्कर काम करेगा तो 10 घंटे का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। तो मान लो कोई कंबाइंड वेरिएंस वाला डेटा है क्वेश्चन जिसमें तीनों वेरिएंसेस पूछा है और ये आवर्स नहीं दिया, तो जो लेबर के आवर्स है ना वो सेम एज लेबर के 10 घंटे है, ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी 10 घंटे का आएगा वैसे। अच्छा फॉर्मूला, पहला वेरिएंस है आपका कॉस्ट वेरिएंस, फिर आपका एक वेरिएंस है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और एक वेरिएंस है एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा डन। अच्छा अगर मैं इसमें फॉर्मूला की बात करूँ तो दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड रेट इस रेट से होना चाहिए था, एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, और इतने आवर्स लगने चाहिए थे, आपने इतने आवर्स ले लिए इनटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा प्लीज याद रखना यहाँ पे 4 डेसिमल्स वाला लिखना, बिकॉज अगर एक्चुअल रेट का भी डेसिमल पे रहेगा। डन। ये हो गया आपका वेरिएबल वाला पार्ट, ज्यादा बात नहीं करता, मैं आपको फॉर्मेट बस बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके चलो आगे अगर हम देखेंगे तो नाउ अंडरस्टैंड दैट इज फिक्स ओवरहेड। एग्जाम में इसके आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, जरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आई फील दैट वेरिएबल फिक्स ओवरहेड वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मटेरियल मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से क्वेश्चन तय है, तो एटलीस्ट मटेरियल और लेबर के भी वेरिएंसेस एक बार बेसिक वाले देख लो
एक आधा क्वेश्चन इजी वाला पूछा जाएगा या तो फिक्स ओवरहेड का। देखो इसमें मेरा देखो एवरी फैकल्टी हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू टू सॉल्व दिस। जी 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 जी, उसमें मिक्स और यील्ड नहीं आता। हाँ, मिक्स यील्ड कभी भी नहीं आता, क्योंकि कोई भी वर्कर काम करे, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, वो रेट अलग अलग नहीं रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल उतना ही आएगा। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे वैसे। अच्छा देखना, फिक्स ओवरहेड पर्टिकुलर्स, उसके बाद आप इधर लिख दोगे बजट, फिर इधर क्या लिख दोगे, एक्चुअल, ठीक है, फिर इधर लिख दोगे ओवरहेड्स, फिर इधर लिख दोगे यूनिट्स, फिर इधर लिख दोगे डेज, फिर इधर लिख दोगे आवर्स, और वापस इधर लिख दोगे यूनिट्स। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट। अच्छा, फिर इधर 1 यूनिट, 1 डे, 1 आवर, 1 यूनिट, इधर रिकवरी रेट, इधर रिकवरी रेट। अच्छा, अब जरा देखना, पहला वेरिएंस है आपका कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस के दो पार्ट है, एक है आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस, एक है आपका वॉल्यूम वेरिएंस। और वॉल्यूम वेरिएंस के 4 पार्ट है, बट आपको आइडल टाइम वेरिएंस है नहीं सिलेबस में। तो एक आपका कैलेंडर वेरिएंस है, एक आपका कैपेसिटी वेरिएंस है, और एक आपका एफिशिएंसी वेरिएंस है। सुनना, अब मैं इसमें एक काम कर रहा हूँ, इसमें बस मैं एक ही काम कर रहा हूँ। आप ये समझ लो कि इसका मैं रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ, कौन से आंसर्स कैसे कैसे आएंगे। इसका हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है अभी अभी, आज के जो 10 घंटे वाला, 10.5 घंटे का मैराथन घंटा किया था ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा वो सॉल्व किया है करके एक क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो वो रिवाइज कर दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। हम्म, जी 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 जी, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया रिवाइज्ड जी, बिल्कुल। कितना टाइम लगा, इसको भी 10 मिनट में हमने रैप अप करने की कोशिश की। 1 घंटा हो गया है, हमने 4 चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश की है, जॉइंट प्रोडक्ट, बजटरी, कॉस्ट शीट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डन। अच्छा, मैं बेसिक फॉर्मूलाज आपको मार्जिनल के बता देता हूँ, सुनते जाओ एकदम ध्यान से। सॉरी सॉरी, मार्जिनल के बेसिक, कि इतना ऐसा करना है। देखो क्या, एक तो आपको इनकम स्टेटमेंट याद रखना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, इतना याद रखना है। ठीक है। अच्छा, एक ऐसा भी याद रख देना चाहिए, तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो करते हो तो भी कंट्रीब्यूशन आता है, माइनस फिक्स कॉस्ट करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ये। अच्छा, ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा क्वेश्चन में या तो वो लोग बीईपी मांगेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट, या तो एमओएस मांगेंगे, या तो टोटल सेल्स मांगेंगे, और फिर या तो ये यूनिट्स में मांगेंगे या तो रुपीज़ में मांगेंगे, बीईपी इन यूनिट्स या तो बीईपी इन रुपीज़। तो जब भी ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, सुनना। तो न्यूमरेटर में, अरे रुको, चार्जिंग वाला पॉइंट ऑन ही नहीं किया, रुको 1 मिनट। अच्छा सुनना, ना ना ना, जरा ध्यान से सुनना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपको, तो जरा देखना यहाँ पे, लेट अस सी दिस, यहाँ पे, ठीक है। यूनिट्स, तो यहाँ पे डिवाइड बाई आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करना है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो करना है। अच्छा सर, हाउ डू वी गेट पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो? अगर मैं इसकी बात करूँ, हाउ डू वी गेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, तो ज़रा ये समझो। पहला फॉर्मूला रहेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, दूसरा फॉर्मूला रहेगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। अच्छा, कभी कभी बोल देंगे वेरिएबल कॉस्ट 80%, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका जो फिक्स कॉस्ट रहेगा वो 20% रहेगा। सॉरी, फिक्स कॉस्ट का 20%, वेरिएबल कॉस्ट 80% है, मतलब पीवी रेशियो, बचा हुआ पीवी रेशियो रहेगा। सेल्स में से 80% वेरिएबल कॉस्ट है, तो पीवी रेशियो 20% होगा। हाँ जी। अच्छा, इधर 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 अगर मैं कभी कभी बोलता हूँ बीईपी का आंसर है, दिया है आपको फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो ढूंढना है, तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय बीईपी इंटू 100, बीईपी इंटू 100, ये हो गया। हाँ जी, अभी सुनना, ये इतना पार्ट होने के बाद, ये मैंने बेसिक फॉर्मूलाज बता दिए। हाँ जी, न्यूमरेटर में फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट न्यूमरेटर में, बीईपी बोला मतलब फिक्स कॉस्ट,
MOS बोला मतलब प्रॉफिट, टोटल सेल्स बोला मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लॉजिकली समझाया जाता है, मैं इधर आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। जी जी जी। अच्छा देखना, जी जी करवा देते हैं ना। अच्छा एक और फॉर्मूला याद रखना इंडिफरेंस पॉइंट का, अगर कभी कभी क्वेश्चन में इंडिफरेंस पॉइंट आ गया तो याद रखना चेंज इन फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट कर देना, एक इंडिफरेंस पॉइंट आ जाएगा आंसर। और बिलो एट इंडिफरेंस पॉइंट बोथ ऑप्शंस आर बेटर, अगर दो रहेंगे तो, अगर दो ऑप्शन है ए और बी तो एट इंडिफरेंस पॉइंट बोथ ऑप्शंस आर बेटर, बट बिलो इंडिफरेंस पॉइंट कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा एंड अबव इंडिफरेंस पॉइंट कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। सो बिलो इंडिफरेंस पॉइंट जिसका फिक्स कॉस्ट कम है वो बेटर रहेगा, एंड अबव इंडिफरेंस पॉइंट जिसका वेरिएबल कॉस्ट कम है वो बेटर रहेगा। ये बेसिक सी चीज़ है जो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, इसके बेसिस पे आपके मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें और भी चीज़ है प्रोडक्ट मिक्स का, वैसे प्रोडक्ट मिक्स का करके भी एक कंसेप्ट है प्रोडक्ट मिक्स, सुनना इसमें तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जितना बताया उतना कम है। प्रोडक्ट मिक्स का कंसेप्ट है, सुनो। प्रोडक्ट मिक्स में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट ए होता है, प्रोडक्ट बी होता है, आप इसका एक रेशियो बेचने का सोचते हो कि इसका 1 बिकेगा तो इसका 3, तो इसको अगर x मान लिया क्वांटिटी को तो इसको हम 3x मानते हैं, फिर इनटू कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं कि इसमें कितना रुपए कमा रहे हो 50, इसमें 40 जो भी, और उस हिसाब से सॉल्व करता है कि कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, और प्रॉफिट तो नील होगा बीईपी पे। वैसे एक इक्वेशन बना के सॉल्व किया जाता है प्रोडक्ट मिक्स का क्वेश्चन, ये सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। अच्छा आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आपका प्रिपरेशन में ऐसा कुछ है ना, एक और मैराथन अपलोडेड है, मैं आपको बस बता देता हूँ, सुनो। कॉस्टिंग अनअकैडमी, रुको ज़रा बता देता हूँ, अनअकैडमी 360 इंटरमीडिएट, ज़रा देखना इसके अंदर भी बढ़िया से लेक्चर्स है, काफ़ी काफ़ी बढ़िया, ज़रा देखना। कहाँ पर गया रे बाबा, कहाँ पर गया ये, रुको 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 रुको, हाँ देखो, बजट कंट्रोल वन शॉट रिविजन, नहीं 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 नहीं, रुको रुको थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपको बताता हूँ कौन सा वीडियो आपको देखना है करके, 2 मिनट दीजिएगा, तब तक रिलैक्स चिल गाइस। कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इन 1 आवर, ठीक है। और टाइम स्टैम्प उसमें डाला है कि नहीं भाई, किधर गया वो वीडियो, हाँ देखो एक और बढ़िया सा कंसेप्ट, अगर आप इसको देख लोगे ना, 3 घंटे का वीडियो है, देखो क्या सर्च करना है, कॉस्टिंग क्विक रिवीजन करके, रुको मैं आपको इधर ही बता देता हूँ, ये सर्च करना टाइटल, एक ही सेकंड दीजिएगा, एक ही सेकंड, एक ही सेकंड, मैं बताता हूँ, ये देखना जरूर, देखना मतलब वर्थ रहेगा, वर्थ कौन से चैप्टर है वो भी बता देता हूँ। किधर गया भाई, डिस्प्ले फुल फुल, इसको गायब कर देते हैं जी, रुको पहले, रुको रुको, तुमको बता रहा हूँ, ये सुनना ध्यान से, एकदम ध्यान से। सीए इंटर 360 कॉस्टिंग क्विक रिवीजन, रुको, कॉस्टिंग क्विक रिवीजन सीए राहुल पंचाल अनअकैडमी, ऐसा मैंने बोला, अब देखते हैं। परफेक्ट, क्विक रिवीजन में आया ही नहीं यार, जो चाहिए था वो, किधर गया वो वीडियो। जी देखो ये वाला वीडियो बताता हूँ, देखिए किधर गए, ये वाला वीडियो देखना, ये वाला वीडियो एक ऐसा कॉस्टिंग, इसके आगे लिखा हुआ है, वैसे वो दिख नहीं रहा, ऐसा दिख रहा है ये जी, ये ऐसा पूरा नहीं दिख रहा आपको, पर यहाँ पे कॉस्टिंग वर्ड लिखा हुआ है यार, ये कैसे दिखाया अभी इसको, रुको, हाँ जी। सो देखना ये वाला वीडियो है आपका कॉस्टिंग क्विक रिवीजन करके इन 20 मिनट्स ईच चैप्टर सीए इंटरमीडिएट 24, ये टाइटल देख लीजिएगा, इसमें कौन से चैप्टर से कवर बता देता हूँ। एम्प्लॉय कॉस्टिंग आपको करवाया गया, देखो इधर एम्प्लॉय कॉस्टिंग के बाद प्रोसेस जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, अच्छा ये करवा दिया, ये एक रिकन्सिलिएशन है और एक मार्जिनल है। सो बढ़िया से अगर आप ये सुनोगे एकदम अच्छे से, 20 टोटल 3 घंटे का है, मैं बस बता रहा हूँ, लिंक पिन कर दीजिए, अरे मैं लिंक पिन नहीं कर सकता, थोड़ा मुश्किल है वो, आप जरा देख लीजिएगा ना, ये टाइटल ऐसा फोटो निकाल के रखो, ये सेम टाइप करोगे आ जाएगा, 3 घंटे का वीडियो, 2 घंटा 2 hours and 44 minutes का कॉस्टिंग क्विक, फोटो निकाल लो, क्विक रिवीजन 20 मिनट्स ई चैप्टर, ऐसा टाइप कर देना सीए इंटर 24, ठीक है। या तो अनअकैडमी के चैनल पे जाओगे, दरपट बहुत ढूंढना पड़ेगा, ऐसे नीचे नीचे जाओगे ऐसा दिख जाएगा, थोड़ा नीचे 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 ऐसे जाओगे, मैं ढूंढ के बताता हूँ, देखो ऐसे नीचे जा रहा हूँ, कितने मंथ्स अगो में, बस बता देता हूँ, रुको 2 मिनट दीजिए,
आजा भाई, ज्यादा नीचे हो गया लगता है ये, छोड़ो। रहेगा जो भी है, आपको पता चल गया। डन जी। एबीसी, अच्छा दूसरी सारी चीजें से स्टार्ट करो, ये मिल गया जी। तो ये वीडियो मिल गया। अब देखो, तो बजटरी कंट्रोल, ये मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया अभी 10 मिनट में, जो बेसिक था। मार्जिनल कॉस्टिंग 10 मिनट में इसको भी निपटा दिया हमने, मतलब छोटे से फॉर्मूलाज बता दिए। अब सुनना, ओवरहेड्स में, ओवरहेड्स में ना देखो, अगर एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो मुझे लगता है, या तो कितना ही टाइम पढ़ोगे, ये इतना पढ़ लीजिएगा। एक एबीसी, एबीसी के अंदर क्या पढ़ के जाना मैं आपको फिर बता रहा हूँ। एबीसी के अंदर वो आज सुबह सुबह मैराथन में जो क्वेश्चन करवाए थे ना, वो कुछ PQRS 4 कस्टमर थे, जो भी 4 PQRS या तो ABCDE करके ऐसे कस्टमर थे, ABCDE ये वाला क्वेश्चन, या तो उसमें और 2 क्वेश्चन है अपने PDF में, जनरल स्टोर वगैरह वैसा वाला। वो सर्विस कॉस्टिंग भी करवाया मैराथन में। मैं बोलता हूँ इतना काफ़ी, इसके आगे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, ताकत खत्म हो गई है। बेटर है तो आप जितना भी करवाया है वो ढंग से एक बार मस्त रिवाइज करना, जो जो बताया है वो। ओवरहेड्स में आप ये एक बार कर लीजिए, टाइम मिले तो। मशीन आर रेट के 1-2 क्वेश्चंस, और एक सप्लीमेंट्री रेट करके होता है, जिसमें हमारी गलती होती है वो हम PNL में भेजते हैं, और एक सीक्वेंस में क्वेश्चन है जो हमारी गलती होती है वो हम PNL में भेजते हैं, और जो इंक्रीज इन कॉस्ट की वजह से होता है उसका एक सप्लीमेंट्री रेट निकाल के एडजस्टमेंट होता है, बस। तो मशीन आर्स के 1-2 क्वेश्चन देख लीजिएगा जी। कस्टमर लेवल ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे ABC के अंदर जी। और ओवरहेड्स का कोई रिवीजन है क्या मेरा? ओवरहेड्स मैराथन सी राहुल पंचाल रिवीजन जी। एक सर्च करोगे ना तो दूसरे चैनल पे है मेरे वाले, 20 मिनट में पढ़ाया हुआ है। कोई भी चैप्टर और मेरा नाम लेकर सर्च करोगे कुछ तो कुछ आ ही जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी के लिए इतना काफ़ी रखते हैं। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में बोले तो कल नहीं मिलने वाले। ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, बस जो भी है भाई करके जाना, हो जाएगा। जस्ट कॉन्फिडेंस मैटर करता है। अभी वाला PDF, अभी वाला अभी कभी भेज देता हूँ, नहीं तो रह जाएगा। चलो ठीक है, अभी वाला PDF चलो भिजवा देते हैं, भिजवा देते हैं। चलो बाय बाय या